एक संस्कारी बहू के 7 अनदेखे रूप। सुजाता हाथों में फोन लेकर रसोई की तरफ आ रही है। रसोई में सुजाता की बहू आरोही सिर से नाक तक घूंघट करके खाना बना रही है और पसीने से गीली है। बहू ये लो, गांव से तुम्हारे दादा ससुर का कॉल आया है। कह रहे हैं बड़े दिन हो गए हैं, अपनी बहू से बात नहीं की। अब आरोही फोन पकड़ती है और घूंघट ऊपर करने की कोशिश करती है कि तभी सुजाता उसका हाथ पकड़कर, अरे बहू घूंघट मत हटाओ, घूंघट में ही बात करो। वो बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं, चेहरा नहीं देखना है उन्हें। जी मम्मी जी। प्रणाम दादाजी, कैसे हैं आप? और गांव में सब कैसे हैं? अरे हाँ बहू, गांव में सब कुछ बहुत अच्छा है। तुम खाना बना रही थी क्या? जी मैं खाना ही बना रही थी। कितनी संस्कारी बहू है मेरी। इतनी संस्कारी बहू तो आजकल गांव में भी नहीं है किसी की। अच्छा चल, अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है दादाजी। अब आरोही फोन रख देती है और सुजाता बहू से बोलती है, सुन बहू, खाना बन गया, जरा आप मेरे पैर दबा दे, पैरों पे काफी दर्द है। अब आरोही सोफे पर अपनी सास को बिठाकर उनके पैरों में तेल लगा रही होती है कि तभी वहां पड़ोस की बसंती आती है। बाप रे, तेरी बहू तेरा पैर भी दबाती है और इतनी गर्मी में घूंघट भी कर रखा है। हमारी बहू को देखो, छोटे छोटे कपड़े में घर में घूमती है और साफ कहती है कि इतनी गर्मी में हमसे साड़ी नहीं पहनी जाएगी। पर तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है सुजाता। बहुओं को संस्कारी बनाना पड़ता है बसंती। मैंने इसको अपने संस्कारों में ढाल रखा है। बाकी तो इसको बाहर की चीज मत बताया कर, वरना इसे नजर लग जाएगी। वो तो ठीक है, पर ये बता, तेरी बहू कहीं घूमने फिरने नहीं जाती क्या? सारा दिन घर में रहती है। तभी आरोही घूंघट के नीचे से बड़ी धीमी आवाज में कहती है, जी मुझे बाहर घूमना फिरना पसंद नहीं है। माँ जी भी कहती हैं, संस्कारी बहू घर की दहलीज लांघती हुई बार बार अच्छी नहीं लगती। बाप रे, फुल कंट्रोल कर रखा अपनी बहू को तूने तो। तेरी बहू जैसी बहू तो सबको मिलनी चाहिए। चल मैं चलती हूँ। अगले दिन आरोही अपने कमरे में अपने पति से, विष्णु जी, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, कुछ सामान लाना था। ठीक है मैं देता हूँ। इतने में वहां पर सुजाता आती है। रुक बेटा, बहू के हाथ में इतने पैसे देना अच्छी बात नहीं है। बहू तुझे कुछ चाहिए तू हमें बता, हम दिलवा देंगे। तू पैसे लेकर क्या करेगी? तू तो मेरे साथ ही जाती है ना। ठीक है माँ जी, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अब इसी तरह अगले दिन सुजाता अपनी बहू को 7 से 8 साड़ियाँ देती है। ये ले बहू, तेरे लिए साड़ियाँ लेकर आई हूँ, अब बदल बदल कर साड़ी पहनना। मम्मी जी, पर ये साड़ी तो बहुत ज्यादा भारी लग रही है और अभी काफी गर्मी है। तो क्या हुआ बहू, तू हमारी इकलौती बहू है, संस्कारी है। तू ऐसे भारी भरकम साड़ी नहीं पहनेगी तो कैसे पता चलेगा कि हमारे घर की बहू सज संवर कर रहती है, अपने पति से प्यार करती है। ठीक है माँ जी, मैं पहन लूंगी इन साड़ियों को। अब इसी तरह एक दिन घर के बाहर एक सास बहू की भयानक लड़ाई हो रही होती है। मसाला पैसों का होता है। बाल छोड़ मेरे, वरना गुस्सा आया ना तो यहीं सड़क पर पड़े पत्थर उठाकर तेरा सर फोड़ दूंगी। अच्छा, तू मेरा सर फोड़ेगी, उससे पहले मैं तेरा मुंह नहीं तोड़ दूंगी। चुपचाप से पैसे दे, मेरे हाथ में सारा पैसा हथियाने की सोचती रहती है बुढ़िया। अच्छा, मैं पैसा हथियाती हूँ? तो एक नंबर की डायन है, मेरे बेटे की सारी कमाई खा जाती है। अब इतने में वहां सामने से सुजाता अपनी संस्कारी बहू के साथ बाजार से घर आ रही होती है। आरोही के हाथ में सब्जी का थैला होता है और आरोही कुछ पैसे अपनी सास को दे रही होती है। माँ जी, आपने बाजार करने वक्त मेरे हाथ में 2000 रुपए दिए थे। सब्जी तो लगभग 700 रुपए में आ गई थी। अब ये बाकी के पैसे आप रख लीजिए। ठीक है बहू, ला मुझे दे। वो देख सुजाता की बहू कितनी संस्कारी है, सारे बचे हुए पैसे अपनी सास को वापस देती है और तू तो बचे पैसे बिना बताए ही उड़ा देती है। मुझे नहीं बनना इसकी तरह। अब ये सब सुनकर सुजाता रास्ते में ही अपनी बहू के सिर पर थू थू करते हुए कहती है, थू थू थू, राम राम, ये मोहल्ले की औरतें तो मेरी संस्कारी बहू को भी नजर लगा देंगी। चल बहू, चल यहाँ से। इसी तरह एक दिन पड़ोस की शिवानी अपनी छत पर कपड़े डाल रही होती है और उन कपड़ों पर हल्की गंदगी लगी होती है, जिसे देखकर उसकी सास छत पर ही उससे लड़ने लगती है। कपड़े धोने का ढंग नहीं क्या? इतना महंगा वॉशिंग मशीन लगा रखा मेरे बेटे ने, तब भी कपड़ों में जिद्दी दाग लगे हुए हैं। ऐसा है ना, तू मुझे ज्यादा मत सिखा और खुद कर ले, अगर तुझे काम करना आता है तो। शर्म नहीं आती अपनी सास से? तू तड़ाक से बात करती है, बदतमीज कहीं की। अब छत का शोर सुनकर सुजाता अपनी बेटी बहू के साथ छत पर आती है। अरे ये क्या हो रहा है भाभी?
पता नहीं जी, घूंघट की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, बस आवाज आ रही है किसी के लड़ने की। क्या होगा बहू, ये दोनों सास बहू बदतमीजी से बात कर रही हैं। जी हाँ माँ जी, मैंने भी सुना। अब सुजाता की बहू को ऐसे धीमी आवाज में तमीज से बात करते देख सुमित्रा, देख सुजाता की बहू अपनी सास से कितनी तमीज से बात करती है, कितनी संस्कारी है वो। हाँ, मेरी बहू तो तमीज से ही बात करती है, और अगर आज मेरी बहू ने इस तरीके से मुझसे बात की होती ना तो मैं उसकी जुबान खींच लेती। भाभी आप चलिए, ये सब सुनकर आप पर बुरा असर पड़ेगा। अब इसी तरह एक रात मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है। सुजाता का परिवार घर से बाहर आता है तो देखता है कि कलावती की बहू सिमरन छोटे कपड़ों में दारू पीकर अपनी सास से लड़ रही है। तुझे शर्म नहीं आती बहू, बेशर्मी की भी हद होती है, इतने छोटे छोटे कपड़ों में इतनी रात को तू कहाँ से आ रही है। हाय रब्बा, तेरे मुंह से तो दारू की बदबू आ रही है, तूने नशा भी किया है। अरे बस कीजिए, क्यों तमाशा कर रही हैं? अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकती क्या? दूसरी तरफ सुजाता अपने घर की चौखट से यह सारा नजारा देखकर, बाप रे, कितनी गंदी बदबू आ रही है दारू की यहाँ तक, और कपड़े देखो कितने छोटे, और रात के 2 बजे आई हैं ये इन छोटे कपड़ों में। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। तभी आरोही घूंघट के नीचे से कहती है, क्या हुआ माँ जी, सब ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? बहू बहू तू घर के अंदर जा। हाँ आरोही, तुम मेरे साथ अंदर चलो, ये सब देखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तभी पड़ोस की बसंती कहती है, सुजाता तू तो किस्मत वाली है जो तेरी बहू को इन सब चीजों की समझ ही नहीं है। ऐसी संस्कारी बहू तो सबको मिले। ए बस कर, नहीं तो नजर लग जाएगी। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन विष्णु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है, जहां वो अपनी पत्नी को भी ले जा रहा होता है। बहू, पति के साथ घूमने जा रही हो तो भी तहजीब में ही रहना। मोहल्ले के लोग तुम्हें देखती हो कितना संस्कारी मानते हैं, मेरी भी इज्जत बनी रहती है। जी माँ जी। अब विष्णु अपनी पत्नी को लेकर दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में जाता है। अरे आरोही, हम बाहर घूमने आए हैं, तुम थोड़ा तो घूंघट ऊपर कर लो, आसपास की चीजें भी तो देखो, अगर कुछ पसंद है तो कहो, मैं दिला दूंगा। नहीं जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि कोई गैर मर्द मुझे देखे। ये सुनकर विष्णु के बॉयज फ्रेंड कहते हैं, अरे क्या बात है विष्णु भाई, मानना पड़ेगा, भाभी तो बहुत संस्कारी है, तेरे सिवा किसी गैर मर्द को देखता भी नहीं चाहती। हाँ भाई, हमारी पत्नी तो छोटे छोटे कपड़ों में घूमती है और बॉयज फ्रेंड्स भी हैं उनके, जो कभी कभी उन्हें मॉल लेकर भी जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुजाता अपने बेटा बेटी के साथ रिश्तेदार के घर जा रही होती है। बहू, मैं 2 दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसके बेटे का मुंडन है। तुम तो वैसे संस्कारी हो, कहीं जाओगी नहीं, घर में ही रहोगी, लेकिन फिर भी कह रही हूँ दरवाजे वगैरह अच्छे से बंद करके रखना। ठीक है माँ जी। अब सुजाता अपनी बेटा बेटी को लेकर चली जाती है। वहीं आरोही कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और सीधा रात के 11 बजे अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, जहां आरोही का अंदाज पूरा बदला हुआ होता है। आरोही शॉर्ट 1 पीस ड्रेस में होती है, चेहरे पर बोल्ड मेकअप, लिप्स पर रेड डार्क लिपस्टिक होती है, पैरों में हाई हील्स और कान में फोन लगा हुआ होता है। सड़क के बाहर मिल जाना तुम मुझे, बहुत दिनों बाद आजादी मिली है बाहर जाकर अपनी मर्जी से घूमने फिरने की। अब आरोही घर को लॉक करके सड़क से नुक्कड़ पर आती है, जहां उसके फ्रेंड कार लेकर खड़ी होती है। अब आरोही कार में बैठती और सीधा क्लब उतरती है। फाइनली तू आ ही गई, पूरे 6 महीने बाद हमसे मिलने। शादी के बाद तो तूने हमसे मिलना जुलना ही बंद कर दिया था। सच में आरोही, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई अपने ससुराल जाकर। तुम भूल गई क्या कि तुम कैसी बिंदास चिल करने वाली लड़की थी? अब आरोही ये सब सुनकर मायूस होते हुए कहती है, भूली ही नहीं हूँ यार, पर एक कड़वा सच है कि शादी के बाद लड़कियों को अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना पड़ता है, और कभी कभी अपनी इच्छाओं को भी दबाना पड़ता है। पर आज मैंने अकेले में सोचा कि छिप कर ही सही, पर अपनी इच्छा इंसान को पूरी करनी चाहिए। अब देर रात तक आरोही अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करती है और वहीं फ्रेंड्स आरोही को घर पर छोड़ देते हैं। वहीं बालकनी में खड़ी कलावती की नजर आरोही पर पड़ती है। अरे ये किसके घर की बहू इतनी रात को बाहर घूम रही है? अब कलावती इतना बोलती है कि पीछे से उसका बेटा उसे आवाज देता है और वो पूरे तरीके से आरोही को नहीं देख पाती। इसी तरह अगले रात को भी आरोही छोटे छोटे कपड़ों में पार्टी करके घर आ रही होती है कि कलावती फिर से उसे देखने लगती है कि तभी सड़क की लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। बाप रे, ये स्ट्रीट लाइट को क्या हो गया, घर का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अब फटाफट आरोही घर में जाती है, दूसरी तरफ कलावती बालकनी से।
अरे ये कौन थी, आज भी इसे नहीं देख पाई। आखिर किसकी बहू रोज रात को छोटे छोटे कपड़ों में बाहर घूमने जाती है। वैसे सुजाता घर पर नहीं है, एक बार सुजाता के घर जाकर पता करती हूँ। अब 2 दिन बाद सुजाता घर आती है और उसी वक्त कलावती वहां पहुंच जाती है। आ गई तू। अच्छा एक बात बता, तेरी गैर मौजूदगी में तेरी बहू कहीं घूमना फिरना भी कर रही थी क्या छोटे छोटे कपड़ों में? तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बहू संस्कारी है, उसे मैं जो साड़ियाँ खरीद कर देती हूँ ना, वो उसके सिवा कुछ नहीं पहनती। हाँ, मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती, और इन्हें तो बाहर जाने में भी डर लगता है, वो इतनी संस्कारी है। चलो फिर मेरे ही आंखों का धोखा होगा, चल मैं जा रही हूँ। अब इसी तरह एक दिन आरोही अपने कमरे में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। ओए आरोही सुनना, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और हम लोग पूल पार्टी करना चाह रहे हैं, तो तू आएगी पूल पार्टी में? कद्दू पार्टी में आऊंगी मैं। तू जानती नहीं है क्या मेरी सास कितनी स्ट्रिक्ट है, मैं एक संस्कारी बहू हूँ यहाँ पर। लेकिन भैंस की आंख, मन तो मेरा भी कर रहा है पार्टी करने का, लेकिन मेरी ये बुढ़िया सास जिसकी सोच अभी भी आलम जमाने वाली है, वो मुझे इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। अब इतना भी नहीं होता आज के टाइम पर। अबे यार चुप कर, तुझे कुछ पता भी है, इसीलिए तू ज्यादा बकवास मत कर, मेरा दिमाग पहले ही खराब हो रहा है। अब आरोही अपनी फ्रेंड से तू तड़ाक और बदतमीजी के साथ बात कर ही रही होती है कि तभी कमरे के दरवाजे पर उसकी नंद आती है। अच्छा सुनिए, अब आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ, घर में बहुत काम है। अब आरोही इतना कहकर फोन रख देती है। अरे भाभी, आपके कमरे में कोई और भी था क्या? क्योंकि अभी जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने यहाँ किसी की आवाज सुनी जो तू तड़ाक से किसी से बात कर रहा था। कोई तो था यहाँ। जी पता नहीं, मैंने तो नहीं सुनी ऐसी कोई आवाज। तभी वहां सुजाता आती है और ये सब सुन लेती है। अरे तू पागल है, अपनी भाभी से सवाल जवाब कर रही है। तेरी भाभी कभी ये उल्टे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती, वो मेरी संस्कारी बहू है। हो सकता है मैंने बाहर से ही कोई आवाज सुनी हो। अब इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं। बाल बाल बच गई, अभी तो माँ जी के सामने मेरी ये बदतमीजी वाला रूप सामने आ जाता। वैसे अब मुझे फिर से थोड़े पैसे की जरूरत है, मुझे पार्टी करनी है, घर में तो कोई देगा नहीं, मांगने पर चुराना ही पड़ेगा। अब आरोही अपने पति की जेब से पैसे चुराती है और फिर अगले दिन सुबह, अरे माँ, आपने मेरी जेब से पैसे लिए हैं क्या? नहीं बेटा, मैं क्यों लूंगी पैसे? आरोही, क्या तुमने पैसे निकाले थे? तू पागल है क्या? वो भी पैसे क्यों निकालेगी, उसको जो चाहिए हम लाकर दे ही देते हैं। तूने ही कहीं ज्यादा पैसे खर्च कर दिए होंगे, तुझे याद नहीं है। बाप रे, अच्छा हुआ बच गई, वरना माँ जी के आगे मेरा ये चोरनी वाला रूप सामने आ जाता। जी मैंने पैसे नहीं निकाले वैसे। अब विष्णु इस बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आरोही अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे ना आज अपनी दोस्त के घर जाना है, उसने छोटा सा जागरण रखा है, मैं चली जाऊँ, उसे अच्छा लगेगा। अच्छा, जागरण में जाएगी? ठीक है जा, लेकिन बहुत संभल कर जाना। वैसे तो मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर देख अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है, हमारी इज्जत मत डुबोना। देखती हो ना मोहल्ले में सब तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी पता है घर की इज्जत बहू बेटियों से होती है। अब आरोही सुंदर साड़ी सिर पर घूंघट करके घर से बाहर निकलती है। कितनी संस्कारी है सुजाता की बहू, घर से बाहर निकलती तो सर से घूंघट इधर से उधर नहीं होता है इसका। अब आरोही अपने फ्रेंड के घर पहुंचती है। आखिरकार आ ही गई तू हमारे साथ पार्टी करने, वैसे काफी अय्याश किस्म की है तो भी। अरे अय्याशियां तो इसने बहुत की है शादी से पहले, लेकिन अब शादी के बाद पता नहीं क्यों इतनी संस्कारी बन गई है। अरे बस बस, मेरे ससुराल के मैटर में तुम लोग मत पड़ो, तुम्हें पता है इस पार्टी के लिए मुझे चोरी भी करनी पड़ी। ये लो पैसे, चलो अब पार्टी करते हैं। कहाँ किया है तुमने पूल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन? अब छोटी छोटी बिकनी में आरोही अपने दोस्तों के साथ पूल पार्टी एंजॉय करती है। वहां पर वो ड्रिंक वगैरह भी पीती है। अब पार्टी करते आरोही इतनी मदहोश हो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता, और सुबह की आई आरोही रात के 12 बजे अपने घर जाती है, और उसके बाल थोड़े बिखरे होते हैं और चाल में लड़खड़ाहटपन होती है। बाहू, फौरन घूंघट ऊपर कर। अब आरोही घूंघट उठाती है। इतनी देर कहाँ लग गई बहू? जागरण तो मुश्किल से 7 से 8 घंटे का होता है, और तू सुबह गई थी। अगर 8 बजे भी वहाँ से निकलती तो 9 बजे 10 बजे घर होती तू, पर तू तो रात के 12 बजे घर आ रही। अरे जागरण में ही गई थी ना? हाँ रोही, तुम कहाँ थी इतनी देर तक? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। जी मैं तो जागरण में ही गई थी। रुकिए, विश्वास नहीं होता तो मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। अब आरोही फोन में माता रानी के पास खड़ी अपनी पिक्चर्स अपनी सास को दिखाती है। देखिए माँ जी, मैं जागरण में ही थी। वो तो बस मेरी फ्रेंड जब मुझे छोड़ने आ रही थी तो उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, और आसपास कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था, जिस वजह से इतना टाइम लग गया। अरे आप लोग क्यों भाभी पर इतना शक करते हो? हमारी भाभी संस्कारी है और वो संस्कारी ही रहेंगी।
चलो भाभी जाओ, आप आराम कर लो। अब घबराकर आरोही कमरे में जाती है, वहीं सो जाता। पता नहीं बहू कहाँ से आई है, मुझे आज इसकी चाल में भी काफी लड़खड़ाहट दिख रही है, और जब ये बोल रही थी तो इसके मुंह से भी हल्की बदबू आ रही थी। छोड़ो, क्या पता मेरा वहम हो। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आरोही अपने फ्रेंड को फोन करती है। ईशा यार, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने अपने घर में जागरण का सेटअप पहले से ही तैयार कर रखा था। अगर आज मैंने वहां पर तस्वीर नहीं ली होती तो मैं तो फंस ही जाती, और मेरी सास को तो पता चल जाता कि उनकी बहू घुमक्कड़ है, शराबी है, अय्याशी करती है बाहर, और मैंने तो आज दारू भी पी है, लेकिन फिर भी मैं बच गई। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तेरी सास को कभी पता नहीं चलेगा तेरे ये अनदेखे रूप। जैसे तू पैसे चुराती है तो तू एक चोरनी भी है, तू अपनी मनपसंद की जगह पर झूठ बोलकर घूमती है तो तू एक नंबर की घुमक्कड़ भी है, छोटे कपड़े पहनती है तो मतलब तू चरित्रहीन भी है, और तू कितनी बदतमीजी से बात करती है, और भी बहुत कुछ है जो तेरी सास को नहीं पता, जैसे दारू एक अय्याश लड़की पीती है। अरे बस बस, मेरे साथ अनदेखे रूप मेरी सास के सामने कभी ना आए, मैं तो यही चाहती हूँ, जिसमें से आधे तो तूने ही बता दिए, और दो ये हैं कि मेरे कुछ लड़के भी दोस्त हैं, और मैं अपनी सास की तरह दान पुण्य नहीं करती। मुझे लीगली चीज लोगों को देना पसंद है, जबरदस्ती का नहीं। अच्छा बस ठीक है, अब रख दे फोन, कहीं पता चले तेरी सास कमरे में आ जाए और वो सब सुन ले, और तेरे साथ तो अनदेखे रूप तेरी सास को आज ही पता चल जाए। ओके बाय। अब इसी तरह एक रात आरोही अपने पति के साथ सो रही होती है, और अचानक तकरीबन रात के 2 बजे आरोही कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करने बालकनी में आती है। यार सतीश, मनोज, अंकित, राहुल, तुम लोग मेरे कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड हो। तुम लोगों से इतने टाइम से नहीं मिल पाई हूँ। मुझे पता है तुम कब से प्लान बना रहे हो मिलने का, लेकिन मेरी वजह से ही प्लान कैंसिल हो जाता है। पर मैं क्या करूँ, मैं अपने ससुराल वालों के आगे मजबूर हो जाती हूँ। अरे यार, तो कभी तो बाहर निकल, कब तक घर में रहेगी? हमारी दोस्त थी, हाँ, हमारी दोस्ती का क्या यार, 7 साल की दोस्ती है हमारी, कभी तो मिले यार, कभी तो प्लान बना। दूसरी तरफ विष्णु कमरे में आरोही को ना देखकर, अरे आरोही कहाँ है इस वक्त? 1 मिनट, कोई फोन पर बात कर रहा है, शायद आरोही है। कुछ लड़कों की हंसने की आवाज आ रही है। अब आरोही को ढूंढता हुआ विष्णु बालकनी के पास आता है, जहां आरोही फोन पर बात कर रही होती है। अरे आरोही, तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो? कौन है फोन पर इस वक्त? अब आरोही घबराकर फोन काट देती है। जी वो मेरी एक फ्रेंड है, काफी परेशान है, मिलने को बुला रही है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब तुम किसी लड़की से बात कर रही थी, पर मुझे कुछ लड़कों की हंसने की आवाज आ रही थी। नहीं, मैं किससे बात करूंगी जी, वो मेरी एक सहेली थी, बस मैं तो उसी से बात कर रही थी, वो मुझे बुला रही है। अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह चली जाना, चलो अभी आराम कर लो। अब आरोही कमरे में जाके सो जाती है। अगर कोई लड़का होता ना आरोही, तो आज मैं तुम्हारे इस फोन को आग लगा देता, पर मुझे पता है तुम संस्कारी हो, हमने तुम्हें संस्कारी बनाकर रखा है, और तुम ऐसी ही रहोगी। अब अगले दिन आरोही अपने सभी बॉयफ्रेंड से मिलने एक लग्जरी रेस्टोरेंट आती है। वहां वो लोग अपनी मनपसंद का खाना खाते हैं और हंसी ठहाका करते हैं। अरे भाई आरोही, ये इतने टाइम बाद में तुम्हें साड़ी में देखकर तो काफी अजीब महसूस कर रहा हूँ। तुम तो शुरू से ही छोटी छोटी वेस्टर्न कपड़ों में रहती थी, हैं? हाँ सही कहा। अरे सतीश, मनोज, अंकित, मेरा मजाक बनाना बंद करो। और अब मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद लड़कियों को अपनी सभी चीज बदलनी होती है। वो तो शुक्र है कि मैं झूठ बोलकर तुमसे मिलने आ गई, वरना अगर मेरे घर वालों को पता चलता कि मेरे लड़के दोस्त है तो वो मुझे जान से मार देते। ऊपर से मोहल्ले वाले, अगर उन्हें गलती से भनक लग गई ना कि उनके मोहल्ले की संस्कारी बहू ऐसी है, तो वो तो मेरी सास को ताने दे देकर मार देंगे। आरोही, तुम्हारी सास आ गई, जल्दी से घूंघट करो आरोही। कहाँ है मेरी सास? अरे यार, तुम तो मुझे फंसवा ही दोगे। कहाँ है मेरी सास? बताओ ना, वो मुझे देख तो नहीं रही। अरे शांत हो जाओ आरोही, ये मजाक कर रहा है। तुम पागल हो क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब खाना खाने के बाद आरोही अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करती है, और फिर कुछ देर बाद घर आ जाती है। तभी घर आते वक्त आरोही एक ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रही होती है। तो अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ, साले कुत्ते कमीने हरामजादे। तूने मुझे बोला कि तू मुझे यहाँ तक 50 में छोड़ेगा, और अब यहाँ तू मुझसे 400 रुपए मांग रहा है। मैंने तुझे 500 का नोट दिया, फौरन 50 रुपए काट कर मुझे मेरे सारे छुट्टे पैसे वापस कर, वरना मैं तेरी छुट्टी कर दूंगी। वहीं दूसरी तरफ ऑटो में बैठी कलावती दूर से ये सब देखकर, अरे ये इतनी बदतमीजी से बात करती है तो बड़ी तमीजदार बनती है, घर और मोहल्ले में गाली तक निकाल रही है। घर जाकर सुजाता को बताऊंगी सब कुछ। अब रात को आरोही रसोई में खाना बना रही होती है, और कलावती घर में दस्तक देती है और सारी बातें सुजाता से कह देती है।
तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बहू ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकाल सकती। मैं झूठ नहीं बोल रही सुजाता, अपनी आंखों से देखा सड़क पर गाली देते हुए तेरी बहू को, और तो और सर पर घूंघट भी नहीं था उसके। तभी हाथों में पानी का गिलास लेकर वहां आरोही आती है। चाची जी लीजिए पानी पी लीजिए। मैंने रसोई से आपकी आवाज सुनी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। देख लिया मेरी बहू के संस्कार, तू बुराई कर रही है और वो तुझे पानी पूछ रही है। सब ड्रामा है इसका, लेकिन देखिए तुझे भी सच पता चलेगा एक दिन। मुझे नहीं पीना पानी, जा रही हूँ। अरे अरे क्या हुआ? अरे जाने दे, जलते मेरी संस्कारी बहू से ये सब। तभी कोई ना कोई बहाना ढूंढकर तेरी बुराई करने आ जाते हैं। अब इसी तरह एक दिन मंदिर के पंडित भिक्षा मांगने मोहल्ले में आते हैं। लाइए सुमित्रा जी, कुछ दान दे दीजिए, मंदिर में भंडारा करवाने की सोच रहे हैं। अब सुमित्रा अपने पर्स से 2000 रुपए निकालकर पंडित के हाथ में दे रही होती है कि तभी उसकी बहू पैसे छीन कर कहती है, अरे मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? 2000 रुपए चंदा में कौन देता है? मुश्किल से 21 रुपए बहुत हैं। अरे हम देखने जा रहे हैं क्या कि ये 2000 रुपए भंडारे में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। अरे बाप रे, कितनी चालाक और चंट किस्म की हो तुम। अरे रखो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। अब इसके बाद पंडित सुजाता के घर के पास आता है। सुजाता की बहू आटा चावल 3000 रुपए देती है और फिर अपने हाथों की अंगूठी निकालते हुए कहती है, पंडित जी ये अंगूठी आप अपने पास ही रख लीजिए। माता रानी को मेरी तरफ से ये छोटा सा भेंट है, आप उन्हें चढ़ा दीजिएगा। मैं कल ही खरीद के लाई हूँ इसे। अरे बाप रे, कितनी दयावान है और कितनी संस्कारी है। ऐसी दान करने वाली बहू तो सबके घर में होनी चाहिए। सुजाता जी, आप तो किस्मत वाली हैं जो आपको बहू इतनी संस्कारी मिली है। देखो तुम 2000 देने से कतरा रही थी। सुजाता की बहू ने सोने की अंगूठी दे दी पंडित को। वो पागल है पागल, मैं पागल नहीं हूँ। अब पंडित आरोही को आशीर्वाद देता है और वहां से चला जाता है। अब आरोही जब देखती है कि मोहल्ले के लोग अपने घर में घुस चुके हैं और साथ भी दूसरे काम में व्यस्त हो गई है, इसका फायदा उठाकर आरोही अपने चेहरे पर रुमाल बांधती है और हाथ में चाकू लेकर पंडित के पास आती है। अरे ओ पंडित, चल चुपचाप से जो मैंने तुझे अभी सोने की अंगूठी दी है ना, वापस कर, नहीं तो ये चाकू तेरे इस मोटे पेट में घुसाकर से बीच से फाड़ दूंगी। अरे बाप रे, अभी तो तुम सबके आगे बहुत संस्कारी बन रही थी और अब डकैत बन गई। अरे रुको, देता हूँ तुम्हारी अंगूठी, पर मुझे जाने दो। अब पंडित घबराकर सोने की अंगूठी आरोही के हाथ में देता है। आरोही अंगूठी लेकर घर में आती है। वहीं बालकनी से ये सारी लीला बसंती देख लेती है। अब आरोही घर में घुसकर रुमाल हटाकर मंदिर के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर बसंती आती है। अरे सुजाता, तेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू कहाँ होगी? वो मंदिर में बैठकर रामायण पढ़ रही है। क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों है? अरे कुछ नहीं, अभी मैंने अपने घर की बालकनी से देखा कि एक औरत अपने मुंह पर रुमाल बांधकर पंडित को चाकू दिखाकर उससे वो सोने की अंगूठी मांग रही थी जो तेरी बहू ने उसे दिया था। पर सच कहूँ तो उसके चलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था सुजाता कि वो तेरी ही बहू थी, पर तेरी बहू तो यहाँ रामायण पढ़ रही है। अरे होगी कोई लालची चोरनी चालाक बहू जो ये कर रही होगी। मेरी बहू तो रामायण पढ़ रही है, छोड़ जाने दे, हमें क्या। इतने में वहां आरोही उठकर आती है। पर मुझे सुनकर बहुत बुरा लग रहा है माँ जी, कैसे कैसे लोग होते हैं, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुजाता की तिजोरी से पैसे और कुछ सोने के जेवर गुम हो जाते हैं। सुजाता के घर में टेंशन का माहौल होता है। पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठे होते हैं। पता नहीं कहाँ चला गया। रात को ही मैंने तिजोरी के अंदर पैसे रखे थे और मेरा एक कीमती हार था, वो भी नहीं मिल रहा। माँ, आपको अच्छे से याद है कि आपने अपनी चीजें तिजोरी में ही रखी थी? देखो मैं यहाँ पर कब से खड़ी हूँ और सामान अब तक नहीं मिला है। मेरी मानो तो घर की तलाशी ले लो और पहले अपनी बहू का ही कमरा देखो। क्यों, बहू का कमरा क्यों बोल रही है? तुझे लग रहा है कि चीजें मेरी बहू ने चुराई हैं? अरे बसंती का कहना वो नहीं है सुजाता, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तुम जाओ, हमारे फैमिली मैटर में मत बोलो, मैं ढूंढ लूंगी अपना सामान। अब सुजाता को घर के किसी कमरे में अपने पैसे और गहने नहीं मिलते, लेकिन सुजाता इस बीच ये देखती है कि उसकी बहू काफी घबराई हुई है और उसके चेहरे पर टेंशन बनी हुई है। अब इसी तरह 3 से 4 दिन निकल जाते हैं। तभी एक रात सबके सोने के बाद आरोही छोटे छोटे कपड़ों में अपना बैग पैक करके बाहर निकलती है घर से, और उसके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें 4 लड़के होते हैं। अरे आ गई आरोही, हमें तो लगा था तू आएगी नहीं, चल अब गाड़ी में बैठ जा। सुनो, मैं ये ठीक तो कर रही हूँ ना? अरे इतना रिग्रेट मत कर आरोही, तू भी जानती है कि तू इस फेक पर्सनैलिटी में अब घुटन महसूस कर रही है। अरे हाँ, और जहाँ घुटन महसूस हो वहां रहना बेकार है। देख, हमारे पास दारू भी है, पी ले, इससे तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ले पकड़ दारू की बोतल।
अब आरोही दारू की बोतल पकड़ती है कि उसके हाथ से बोतल छूट जाती है। वहीं ये आवाज सुनकर बसंती घर से बाहर निकलती है और वो आरोही को 4 लड़कों के साथ छोटे छोटे कपड़ों में खड़ा देखकर चिल्लाते हुए कहती है, बाप रे बाप, तू इतनी रात को बहू इन 4 लड़कों के साथ क्या कर रही है? और इतने छोटे छोटे कपड़े, हाथ में ये बैग, कहीं ये लड़के तुझे इस गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाने तो नहीं आए? सुजाता, जल्दी बाहर देख अपनी संस्कारी बहू के अनदेखे रूप। अब बसंती की आवाज सुनकर आरोही के ससुराल वाले घबराकर बाहर आते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले की सभी औरतें वहां इकट्ठा हो जाती हैं। बहू, ये सब क्या है? तू इन छोटे कपड़ों में और ये जमीन पर शराब की बोतल टूटी हुई है, और ये 4 लड़के कौन है? हमने तो तेरा ये रूप कभी नहीं देखा। आरोही, ये लड़के कौन है? तुम तो मेरे अलावा किसी गैर मर्द को देखती तक नहीं थी। बहू, हमने तो आज तक तेरा ये रूप नहीं देखा। पहला, तुझे इन छोटे कपड़ों में देखकर लगता कि तू चरित्रहीन है। दूसरा, नीचे शराब की बोतल गिरी है जिससे लगता कि तू शराबी और अय्याशी भी है। तीसरा, तेरे पीछे ये 4 लड़के खड़े हैं, इसका मतलब तू लड़केबाजी भी करती है। और चौथा, और ये बैग लेकर जा रही है, पक्का इसमें चोरी का सामान है, मतलब तू चोरनी भी है। 5वां, मैं बताता हूँ माँ। अब इसके ये अनदेखे रूप देखकर मुझे लगता है कि ये घुमक्कड़ भी है। ये झूठ बोलकर बाहर घूमने भी जाती है, पार्टी करती है। माँ, और अब तो मुझे लगता है कि भाभी का एक और रूप है, छठा रूप, बदतमीजी वाला, जिसमें भाभी बदतमीजी से लोगों से बात करती है। उस दिन कमरे में यही थी जो बदतमीजी से बात कर रही थी। बदतमीजी, मैंने तो इसे गाली देते हुए देखा सड़क पर। और अब 7वां रूप मैं बताती हूँ इसका। ये बहुत ज्यादा दान पुण्य करने वाली बनती है ना, लेकिन सच तो ये है कि उस दिन पंडित को चाकू दिखाकर वो सारा सामान इसी ने छीना। ये चालाक भी है। बहू, तूने अपने ये 7 अनदेखे रूप हमसे क्यों छुपा कर रखे थे? तू इतनी बड़ी गद्दारी क्यों कर रही थी हमारी पीठ पीछे? अब जब एक के बाद एक आरोप जब आरोही पर लगते हैं तो आरोही की आंखें नम हो जाती हैं। तभी आरोही के दोस्त कहते हैं, देखिए, आप लोग हमारी दोस्त को गलत समझ रहे हैं। उसके लिए उसका ससुराल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कोई लड़का बाज नहीं है। उसे अपने पति में फुल इंटरेस्ट है और ये बहुत अच्छी लड़की है। साथ ही खुलकर जीना बहुत इसे पसंद है, लेकिन अब इसका माइंड डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि अब वो यहाँ खुलकर जी नहीं पा रही है। बाहू, क्या ये सब सच है? मतलब हम तुझे काबू कर रहे थे? अब आरोही रो रो कर अपनी अंदर की तकलीफ सबसे कहती है। हाँ माँ जी, कहीं ना कहीं यही सच। आप लोगों ने अपनी खुशियों के चक्कर में कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। और फिर आपकी खुशियों को समझते समझते मैं अपनी खुशियों को मैंने दबाना शुरू कर दिया। और जब हती हो गई तब मैंने चीजें छुपा कर करना शुरू किया और ले देकर आज मैं ही गलत बन गई। लेकिन सच कहूँ तो एनी टाइम घूंघट करना, भारी साड़ी पहनना, कम पैसों में गुजारा करना और बेमन से ऐसी जगह घूमना जहाँ इच्छा ही ना हो, वो खाना खाना जो पसंद ही ना हो, ये झूठी पर्सनालिटी अंदर ही अंदर मुझे खा रही थी। लेकिन मैं फिर भी चुप थी क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरी वजह से आप लोगों को मोहल्ले में बहुत इज्जत मिल रही थी। इसीलिए मैंने आपकी खुशियों को ठेस पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। तो जाता, तेरी बहू की बातें सुनकर तो मेरा दिल बैठ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर तू अपनी बहू को समझती और उसकी इच्छाओं के बारे में जानने की कोशिश करती तो ये 7 अनदेखे चेहरे तुझे बहुत पहले ही पता चल जाते और फिर तू इन 7 चेहरों में से कोई चेहरे बदल भी सकती थी, इसे सुधार भी सकती थी। अब सुजाता और उसके बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मुझे माफ कर दे। शायद मैंने तुझे समझने से ज्यादा तुझे दबा कर रखने में विश्वास किया और अब तो मुझे भी लगता है कि अगर मैं तेरी खुशियों के बारे में जानने की कोशिश करती तो शायद मैं तेरी बुरी आदतों को भी छुड़ा देती, जैसे शराब पीना, लेट नाइट पार्टी करना, छोटे कपड़े पहनना। मुझे भी माफ कर दो आरोही। मैंने भी कहीं ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है, कहाँ नहीं, क्या खाना पसंद है, क्या नहीं। शायद पूछता तो आज तुम ये चीज मुझे बताती और अपने दोस्तों की जगह मेरे साथ घूमती। क्या तुम हमें माफ कर पाओगी आरोही? अब आरोही आंसू पोंछती हुई कहती है, मेरे इतने रूप देखने के बाद भी जब आप लोग मुझे अपना रहे हैं तो मैं आपको माफ कैसे नहीं करूंगी। और अब मैं अपनी आदतों में सुधार भी करूंगी, जैसे दारू मैं छोड़ दूंगी और घूमना फिरना भी कम कर दूंगी और घूमूंगी भी तो सिर्फ अपने पति के साथ, क्योंकि अब आप मेरी पसंद नापसंद जानते हैं। अब इस दिन के बाद से आरोही अपनी कुछ आदतों में सुधार करती है और कुछ अच्छी आदतों के साथ अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।